नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं एक राइटर चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि मैं आपको इनकी बायोग्राफी से जुड़े हुए हर एक पॉइंट को समझाऊंगा, साथ में चार्ल्स डिकेंस के वो वर्क भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। बायोग्राफी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे वर्क्स का नाम आपको बताऊंगा, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो वर्क चार्ल्स डिकेंस के आपको पता होने ही चाहिए। राइट, इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। और जो चार्ल्स डिकेंस हैं ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक राइटर हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो में मैं सारे एग्जाम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं बायोग्राफी से जुड़ी हुई। चार्ल्स डिकेंस का जन्म 7 फरवरी 1812 को हुआ था और जगह थी पोर्ट्समाउथ, हैम्पशायर, इंग्लैंड। इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनके फादर का नाम जॉन डिकेंस था और जो कि एक नेवी पे ऑफिस के अंदर क्लर्क का काम किया करते थे। इनकी मदर का नाम एलिजाबेथ डिकेंस था। इनके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो जो चार्ल्स डिकेंस हैं ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करने वाले एक विक्टोरियन नोबलिस्ट, जर्नलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों को दूसरी बार बता रहा हूँ कि ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करने वाले एक नोवलिस्ट हैं। स्पाउस की बात करते हैं तो इनकी स्पाउस का नाम था कैथरीन थॉमस होगार्ड। ये जो स्पाउस है इनकी वाइफ हैं। 1836 में इनके साथ इन्होंने शादी की थी और सेपरेशन हुआ था 1858 में, यानी कि ये शादी लगभग 22 साल तक चली और इस 22 साल के दौरान इन्हें इस शादी से 10 बच्चे भी हुए। डेथ की बात करते हैं तो 9 जून 1870 में जब चार्ल्स डिकेंस 58 साल की उम्र के थे तो हायहम कैंट, इंग्लैंड नाम की जगह पर इनकी डेथ हो गई। कारण था हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक, उसे हम कह सकते हैं। रेस्टिंग प्लेस जहां पर ये बरीड किए गए थे, दफनाए गए थे, उसको हम पोएट्स कॉर्नर के नाम से जानते हैं जो वेस्टमिनिस्टर एबे में है। ये इनकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को। देखिए, जो हमारे राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस, इनका कंप्लीट नेम जो था वो चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस था। और ये जो अपने पेरेंट्स यानी कि इनके पिता जो थे जॉन डिकेंस और इनकी मदर एलिजाबेथ डिकेंस, इनके टोटल 8 बच्चे थे। उन 8 बच्चों में से हमारे राइटर चार्ल्स डिकेंस सेकंड नंबर पे आते थे। जब हमारे राइटर चार्ल्स डिकेंस मात्र 3 इयर्स के थे तो इनकी फैमिली लंदन चली गई। लंदन में जाकर ये कई अलग अलग जगहों पर रहे, लेकिन फाइनली सेटल जो हुए वो चैथम नाम की जगह पर हुए। यहीं पर रहकर चार्ल्स डिकेंस ने अपने सिबलिंग्स के साथ अपनी चाइल्डहुड को गुजारा। इसके बाद ऐसे चाइल्ड जो चार्ल्स डिकेंस हैं वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, है ना। जैसे कि अराबियन नाइट उनको बहुत अच्छी लगती थी। और कुछ राइटर्स के नाम लूँ तो रॉबिन्सन क्रूसो जैसे राइटर उन्हें अच्छे लगते थे। अगर स्कॉटिश राइटर की बात करो तो टोबियस जॉर्ज स्मोलेट, ये बहुत ही उन्हें पसंद थे पढ़ने। और इंग्लिश राइटर की बात करूं तो हेनरी फील्डिंग, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल के नाम से भी जानते हैं, वो इन्हें बहुत पढ़ना पसंद थे। तो यानी कि इनका लिटरेचर में इंटरेस्ट जो था वो स्टार्टिंग से ही था, लेकिन अभी तक डिसाइड नहीं था कि वो अपनी लाइफ में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। राइट, जब चार्ल्स डिकेंस 12 साल के थे तो एक बार इनके फादर को अरेस्ट कर लिया गया था। इनके फादर पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। स्पेशली एक बैकर थे जिनका नाम था जेम्स कैर। जेम्स कैर का ज़्यादा कर्जा होने की वजह से चार्ल्स डिकेंस के फादर जॉन डिकेंस को जेल में डाल दिया गया। अब इसी चीज़ से चार्ल्स डिकेंस की लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और इस इफेक्ट के चलते उन्होंने अपने राइटिंग में यानी कि अपने वर्क्स के अंदर पॉवर्टी थीम को डिस्कस किया। जब चार्ल्स डिकेंस के फादर जो है गिरफ्तार हो गए थे, अरेस्ट हो गए थे, तो उनको घर चलाने के लिए अपनी पढ़ाई को ड्रॉप करना पड़ा और उन्होंने एक वेरन ब्लैकिंग हाउसवेयर में काम करना स्टार्ट किया। वहां पर जाकर इन्हें 1 वीक के अंदर मात्र 6 सीलिंग्स ही मिला करते थे। ठीक है जी। और वहाँ पर उन्हें जो बोटल्स होती थी, शू पॉलिश के लिए बोटल्स भरी जाती थी ब्लैक लिक्विड की, तो उसके ऊपर इनका काम था लेवल को लगाना। अब डिकेंस की हायरिंग हो गई एक लॉ फर्म के अंदर। जब इन्होंने शॉर्ट हैंड वगैरह सीख लिया था तो इन्होंने इससे पहले कई जगह पर काम किए, लेकिन मेन जगह ये है जो आपको जाननी चाहिए कि 1827 में इन्होंने एक लॉ फर्म के अंदर काम किया। 1832 में जब चार्ल्स डिकेंस लगभग 20 साल के हो चुके थे
तो अभी तक भी ये डिसाइड नहीं था कि इन्हें अपनी लाइफ में करना क्या है, राइट। अब ये मिमिक्रिंग करते थे, एक आर्टिस्ट की तरह काम करते थे, तो इन्होंने सोचा चलो भाई एक्टर बन जाते हैं। तो पहले इन्होंने डिसाइड किया था एक्टर बनने का, इसलिए इन्होंने गैरिक क्लब को ज्वाइन भी कर लिया। गैरिक क्लब को ज्वाइन करने के बाद इन्हें एक ऑडिशन देने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो कोवेंट गार्डन नाम का एक थिएटर था जहां पर उसके मैनेजर, कोवेंट गार्डन थिएटर के मैनेजर जॉर्ज बार्टली के साथ इनका इंटरव्यू था। साथ में एक एक्टर थे चार्ल्स कैम्बल, चार्ल्स कैम्बल के साथ भी इनका इंटरव्यू था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चार्ल्स डिकेंस इस ऑडिशन को नहीं दे पाए क्योंकि इन्हें कोल्ड हो गया था। इससे पहले इनकी एक्टिंग करियर में कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती, चार्ल्स डिकेंस ये डिसाइड कर चुके थे कि भाई मैं अब एक राइटर बनूंगा। देखिए अब यहाँ पर ये तो डिसाइड हो गया कि चार्ल्स डिकेंस ने राइटर बनने का सोच लिया है। अब मैं आप लोगों को इनके वर्क्स के बारे में बताने से पहले ये बता देता हूँ कि चार्ल्स डिकेंस एक ऐसे राइटर रहे हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है। यानी कि कुछ ऐसे काउंटेबल राइटर ही रहे हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड पढ़ा गया है, उनमें से चार्ल्स डिकेंस भी एक आते हैं। उन्होंने अपने वर्क्स की थीम जो रखी है वो बहुत ही सेंसिटिव रखी है, जैसे कि पॉवर्टी के ऊपर बात की है उन्होंने, चाइल्ड लेबर की बात की है, स्लेवरी के ऊपर बात की है, सोशल प्रॉब्लम के ऊपर उन्होंने बात की है ना। और देखो एक और ख़ास बात बता देता हूँ चार्ल्स डिकेंस के बारे में कि चार्ल्स डिकेंस एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी सक्सेस को जीते जी टेस्ट किया है। बाकी दूसरे राइटर, यहाँ तक कि एक बड़ा नाम जो एलिजाबेथन एज के ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं विलियम शेक्सपियर, उन्हें भी जो फेम मिला था, सक्सेस मिली थी, वो उनको मरने के बाद मिली थी। और ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जो मरने के बाद जिन्हें सक्सेस मिली है, लेकिन चार्ल्स डिकेंस उन खुशनसीब लोगों में से एक हैं जिन्हें जीते जी ही सक्सेस मिल गई थी। और 20th सेंचुरी के जो क्रिटिक्स और स्कॉलर्स थे वो तो चार्ल्स डिकेंस को यहाँ तक कि लिटरेरी जीनियस भी कहा करते थे, राइट। और आज भी जितने वर्क उनके उस समय पर फेमस थे, आज भी उनके वर्क्स इतने ही फेमस हैं। अब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया 20 साल की उम्र में, जब वो 1832 में थे, थी अब उन्हें एक राइटर बनना है। तो अब आता है 1833 यानी कि 1833 आता है। तो उनका सबसे पहला वर्क ए डिनर एट पॉपुलर वॉक जो है मंथली मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ। 1833 में ही उन्होंने कुछ एसेस को, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ को मैगज़ीन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर देना स्टार्ट कर दिया, जिनसे धीरे धीरे चार्ल्स डिकेंस को अटेंशन मिलने लगी। अब जब लोगों को ये स्टोरीज़ या डिस्क्रिप्टिव एसेस जो थे वो पसंद आए तो इन्होंने इसे कंपाइल किया, इकट्ठा किया और स्केचेस बाय बुश के नाम से एक वर्क को पब्लिश करा दिया 1836 में। तो स्केचेस बाय बुश इनका एक और 1836 में आया हुआ वर्क है। इनका पेन नेम या फिर सिडोनिम की बात करें तो बोज इनका पेन नेम है। अब देखो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है कि बोज इनका पेन नेम था, यानी कि आपको इनका पेन नेम जानना जरूरी है। ये पेन नेम कहाँ से आया? वैसे तो मोसिस नाम से आया है इनकी फैमिली के, लेकिन जो मेन इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इनका पेन नेम जो था वो बोज था, जो इनका सिडोनिम था वो बोज था। तो ये चीज़ें जो जानने की हैं सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अब 1836 की बात कर लेते हैं इनकी शादी के बारे में। चार्ल्स डिकेंस के एक कलीग थे जॉर्ज होगार्थ। जॉर्ज होगार्थ की एक बेटी थी कैथरीन। कैथरीन के साथ चार्ल्स डिकेंस की शादी कर दी गई थी 1836 में और ये शादी 1858 तक चली, मतलब लगभग 22 सालों तक ये शादी चली। और इन 22 सालों में चार्ल्स डिकेंस को 10 चिल्ड्रन इस शादी से हुए थे। इसके अलावा इसी साल की बात करें तो चार्ल्स डिकेंस को अलग अलग जगह से ज्वाइन करने के लिए, लिटरेरी करियर को आगे बढ़ाने के लिए ऑफ़र आने लगे और ऐसा ही ऑफ़र इन्हें एक मैगज़ीन से आया जिसका नाम था बेंटली मिसलेनी। इससे ऑफ़र आया और इन्होंने इसे ज्वाइन भी कर लिया। 1836 में ही इन्होंने एक वर्क द पिकविक पेपर्स को लिखना स्टार्ट किया और इस वर्क को इन्होंने सीरियल में पब्लिश कराया। मतलब फाइनली पब्लिश होने से पहले इसके सीरियल आया करते थे और लोग एपिसोड आया करते थे, एक तरह से लोग उनको पढ़कर एंगेज रहा करते थे, और इन्हें बाद में फाइनली एक नोवेल के रूप में पब्लिश करा दिया जाता था। तो 1837 में द पिकविक पेपर्स को फाइनली एक नोवेल के रूप में पब्लिश करा दिया गया, जिसके बाद चार्ल्स डिकेंस को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। अब 1837 से लेकर 1839 के बीच में कुछ और वर्क आए जो सीरियल के फॉर्म में ही पब्लिश कराए जा रहे थे, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट है, द लाइफ एंड
एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाय है, ऐसे वर्क्स इनके आए। अब ओलिवर ट्विस्ट इनका बहुत फेमस हुआ है ना, ऐसे वर्क्स से पहले ये सीरियलाइज किए गए, एपिसोड के रूप में आए, उसके बाद ये फाइनली पब्लिश हुए, है ना, तो इनसे बहुत पॉपुलैरिटी इनको मिली। अब 22 जनवरी 1842 के अंदर चार्ल्स डिकेंस अपनी वाइफ कैथरीन के साथ एक टूर पर गए। इस टूर पर ये यूएसए गए, यानी कि अमेरिका गए और कनाडा गए। वहाँ पर जाकर इन्होंने काफ़ी चीज़ों को देखा। इस ट्रिप के बारे में इन्होंने हम लोगों के साथ जो भी चीज़ें शेयर की हैं वो की हैं एक वर्क के थ्रू। उस वर्क का नाम है अमेरिकन नोट्स फॉर जर्नल सर्कुलेशन। ये एक ट्रैवलॉग है, राइट। डेविड कॉपरफील्ड नाम का एक और 1850 में वर्क इनका आया। इसे हम पार्शली ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कह सकते हैं या फिर इसका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल हम कह सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त वर्क है ये चार्ल्स डिकेंस का। इसके अलावा ब्लीक हाउस नाम का एक नोवेल चार्ल्स डिकेंस ने पब्लिश कराया। इस वर्क को पहले तो 20 एपिसोड में सीरियलाइज कराया गया था, उसके बाद इसे 1853 में फाइनली पब्लिश करा दिया गया था। तो ये देखिए आप लोगों को एक कॉमन चीज़ देखने के लिए मिल रही होगी कि जो चार्ल्स डिकेंस के वर्क हैं उनको पहले एपिसोड के रूप में या फिर कहें तो सीरियलाइज कराया जाता था। ये चलन जो चलाया था चार्ल्स डिकेंस ने ही चलाया था और बाद में इनको फाइनली पब्लिश कराया जाता था, राइट। इसके अलावा हार्ड टाइम्स एक और नोवेल है चार्ल्स डिकेंस का जिसे 1854 में पब्लिश करा दिया गया था और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो कि एक हिस्टोरिकल नोवेल है इनका, जिसको चार्ल्स डिकेंस ने 1859 में पब्लिश कराया था। इसके अंदर चार्ल्स डिकेंस ने 2 सिटीज़ के बारे में बात की है, लंदन और पेरिस के बारे में, यानी कि इनकी सेटिंग जो है वो लंदन और पेरिस है और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर एक तरह से ये सेट है। और इनका एक और ग्रेट वर्क ग्रेट एक्सपेक्टेशंस 1861 में आया। इसे हम मास्टरपीस भी कह सकते हैं चार्ल्स डिकेंस का। देखिए लास्ट में जो इनका वर्क है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, ये इनका इनकम्प्लीट वर्क रहा था चार्ल्स डिकेंस का। अगर आप लोगों से इनकम्प्लीट वर्क या अनफिनिश्ड वर्क के बारे में पूछा जाए तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड आप लोग इसका आंसर दोगे। तो देखो यहाँ पर मैंने सारे वर्क तो आपको नहीं बताए हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो वर्क आपको चार्ल्स डिकेंस के पढ़ने चाहिए वो वर्क बता दिए। इनकी बायोग्राफी के हिसाब से मैंने आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। 8 जून 1870 की बात करते हैं। पहले भी चार्ल्स डिकेंस को एक हार्ट अटैक आया था, लेकिन उसे तो ये झेल गए थे, लेकिन उसके बाद 8 जून 1870 को एक और हार्ट अटैक आया गेट्स हिल होम नाम के घर पर, है ना। यहाँ पर वे उस समय पर रहते थे गेट्स हिल होम में, और ये हार्ट अटैक के बाद ये बेहोश हो गए और ये कभी भी होश में ही नहीं आए। अगले दिन ये कन्फर्म हुआ 9 जून 1817 को, यानी कि 9 जून 1870 को ये कन्फर्म हुआ कि हमारे राइटर 58 साल की उम्र में चार्ल्स डिकेंस अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब चार्ल्स डिकेंस की डेथ हुई थी तो उनकी एक लास्ट इच्छा थी, लास्ट डिज़ायर थी कि मेरी डेथ के बाद कोई भी सेरेमनी ना की जाए और रोचेस्टर कैथेड्रल में ही मुझे दफना दिया जाए। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये तो एक बहुत बड़े ऑथर हैं, इनको तो पोएट्स कॉर्नर में ही बरीड किया जाए। तो लोगों के कहने पर और इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन्हें पोएट्स कॉर्नर के अंदर वेस्टमिंस्टर एबे में बरीड कर दिया गया। एक राइटर ने चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी को भी लिखा था। बायोग्राफी का नाम था चार्ल्स डिकेंस ए लाइफ 2011। बायोग्राफी लिखने वाले का नाम था क्लेयर, ये इनके बायोग्राफर हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।